तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर फोर्स लॉ एंड मोशन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड कुछ न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी में है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इससे पीछे का फर्स्ट लॉ इनर्शिया है ना, फर्स्ट लॉ बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स और इनर्शिया को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप उसके लिए लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या है, तो देखिए अब ये गैलीलियो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि जैसे अगर एक ब्लॉक है, इस तरह का एक वेज है ना, ये फिगर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इस तरह का वेज है। तो इस पर जब वो एक बॉल को है ना नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना, तो बॉल ड्रॉप होने के बाद ये सेकेंड वेज पे जाता है और कुछ हाइट तक जाता है और फिर स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, इस वेज को वो एकदम स्मूथ बना देते हैं। स्मूथ इन द सेंस कि फ्रिक्शनलेस बना देते हैं, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ना। तो वैसी स्थिति में जब ये बॉल यहाँ से ड्रॉप करते हैं वो नीचे की ओर, तो ये बॉल तो नीचे जाता है और जितने हाइट से इन्होंने बॉल को नीचे फेंका, ये बॉल वापस उतने हाइट तक जाता है और फिर वापस आता है। इस तरह कंडीशन चलते रहता है। मतलब दो चीज़ें उन्होंने देखा, एक बार एक जनरल वेज पे है ना, इस तरह के स्लोप पे उन्होंने बॉल को ड्रॉप कराया जिसपे थोड़ा फ्रिक्शन भी था, तो वो बॉल कुछ हाइट तक, जितने हाइट से आया था उतने हाइट तक ऊपर नहीं गया, बीच में कहीं से ही वापस लौट आया। तो इस समय चूंकि फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स मैं भी आपको बताता हूँ क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करता है। अगर आप रफ सरफेस है, जैसे सड़क वगैरह पे चलते हैं, तो आप आगे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगता है, वो मोशन को अपोज करता है। तो उस समय तो ये ऐसा है, यानी फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे एक्ट कर रहा था, है ना। अनबैलेंस्ड फोर्स जो एक्ट कर रहा था, जिसके कारण ऑब्जेक्ट वापस। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसको स्मूथ बनाया यानी फ्रिक्शनलेस किया, तो फ्रिक्शनलेस करने के बाद ये कुछ हाइट तक, ये जितने हाइट से यहाँ पे उन्होंने ड्रॉप किया वापस उतने हाइट तक ये गया, और फिर इस तरह का कंडीशन चलते रहा। तो एक आइडियल कंडीशन में उन्होंने, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ये देखिए उन्होंने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो था कि जब he observed that objects move with constant speed when no force acts on them। अब देखिए जब ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं सॉरी फॉर दैट। तो उस जिस वजह से ये क्या होता है, जितने हाइट तक जाता उतने हाइट तक वापस आता, ठीक है ना। तो ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कंक्लूजन निकाला था, तो सिंपल सा है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। इनके एक्सपेरिमेंट के आधार पे न्यूटन्स, आप इस चैप्टर में न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। 3 लॉज ऑफ मोशन है, तो एक लॉ तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा है। तो इनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के बाद न्यूटन्स ने अपना 3 लॉ दिया था, जो काफी फेमस लॉ है। एक लॉ तो डिस्कस हो चुका है ना, जैसे देखिए यहाँ नोट्स में लिखा है, न्यूटन्स फर्दर स्टडीज गैलीलियोज आइडिया ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ये था। तो ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट था न्यूटन का, है ना। इनके बारे में डिटेल आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। बहुत महान साइंटिस्ट थे, है ना, फिजिक्स में बहुत अच्छा योगदान था इनका। तो ये जो इनर्शिया कॉन्सेप्ट है, तो इसको तो हमने पिछले वीडियो में देखा है, बट एनसीईआरटी में आपका कुछ एक्टिविटी दे रखा है, तो मैं सोचा इसको भी आपको बता दूं, इससे और इनर्शिया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने बस के एग्जांपल से देखा था। यहाँ देखिए ये जो एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या है कि ये ग्लास रखा हुआ आपका, है ना, इस ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर ये कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड पे एक कॉइन रखा हुआ है। तो आप बहुत तेजी से कार्डबोर्ड को हिट करोगे तो कार्डबोर्ड तो आगे आ गया, है ना। कार्डबोर्ड कहाँ आ गया, आगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें बहुत तेजी से हिट करें। तो क्वाइन कार्डबोर्ड आगे चला गया, बट कार्डबोर्ड के साथ ये जो क्वाइन इस पे रखा हुआ था वो आगे नहीं गया, वो यहीं पे अंदर चला गया। इसका मतलब क्या है, क्वाइन का मास, जो क्वाइन है, इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाइन जो है रेस्ट में था, तो क्वाइन का मास भी ज़्यादा था, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, ये ध्यान रखिए। इस वजह से क्वाइन जो है बहुत तेजी से जब हिट हुआ कार्डबोर्ड पे, तो क्वाइन अपनी इनर्शिया को मेंटेन करना चाहता था, मतलब रेस्ट के पोजीशन को मेंटेन करना चाहता था, जिस वजह से क्वाइन आपका यहाँ पे आ गया। ठीक उसी तरह अगर आपने कैरम बोर्ड खेला होगा तो इस तरह से जब इसके क्वाइंस यहाँ पे पड़े रहते हैं और बहुत तेजी से आप स्ट्राइकर को हिट करते हो, है ना, बहुत तेजी से जब आप स्ट्राइकर को हिट करोगे तो आप देखोगे यहाँ से एक क्वाइन बाहर निकल के आता है और बाकी वहीं का वहीं रहता है, ये पूरा डाउन नहीं आता। आप जब स्लो हिट करते हो तो वो पूरा नीचे की ओर फैल जाता है ना, बट तेजी से हिट करते हो तो नीचे से एक क्वाइन निकलता है और बाकी वहीं का वहीं बैठ जाता है ना। ये ऐसा क्यों, क्योंकि आपने इस पे हिट किया तो इस पे फोर्स लगा, ये तो आगे चला गया, लेकिन बाकी ने अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के पोजीशन को मेंटेन करा। तो ये इनर्शिया का था, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब मूव करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ पे आने से पहले मोमेंटम का जानना जरूरी। मोमेंटम देखिए, हर वो बॉडी जिसके पास मास है
है ना, और वो कुछ वेलोसिटी v से चल रहा है। अगर कोई बॉडी वेलोसिटी मास है और कुछ वेलोसिटी v से चल रहा है तो इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसे मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम क्या हुआ यहाँ पे देख लेते हैं। मोमेंटम, द मोमेंटम p से डिनोट करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम को p से अगर डिनोट करें तो किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो यही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, जहाँ m क्या है, मास ऑफ द बॉडी एंड v इज वेलोसिटी। ठीक है ना। तो ये रहा ओवरऑल मोमेंटम की कहानी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल से भी समझेंगे मोमेंटम क्या होता है ना, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम से ही आपको समझे। अब मोमेंटम का डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो हमने क्या पढ़ा है पहले कि अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है, तो उसके पास क्या है, मोमेंटम भी, सॉरी, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो वो कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी मैंने मोशन चैप्टर में डिस्कस किया है, जिसका वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इट्स अब डायरेक्शन जब होता है तो हमें बताना पड़ेगा ना कि मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है। तो मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर ये v वेलोसिटी से ये बॉडी इधर जा रहा है तो इसके मोमेंटम का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। सिंस इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट कहाँ से आया। तो हमने ये पढ़ा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप बता सकते हो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकेंड। Since the application of an valence force bring the change in the velocity object, therefore it is clear that force also produce a change in momentum. अब इसको समझिए, फोर्स मोमेंटम को चेंज कर सकता है, फोर्स मोमेंटम को चेंज कर सकता है। क्रिकेट में कमेंट्री के दौरान आप देखते होंगे जो कमेंटेटर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि बल्लेबाज ने बॉल का बस मोमेंटम चेंज किया, मोमेंटम चेंज किया। तो ऐसा बोलने के पीछे क्या होता है कि बल्ले से जब उसने फोर्स लगाया तो बॉल ऐसे आ रहा है, उसने फोर्स लगाया तो बॉल का क्या बदला, डायरेक्शन बदला। तो डायरेक्शन बदला इट मींस व्हाट, मोमेंटम जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, तो इसलिए मोमेंटम बदल चेंज किया, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए, अब ये एक बॉडी है, ठीक है ना। अब इस बॉडी का अगर वेलोसिटी चेंज करना है, सपोज ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और आपका मन हुआ कि ये अब 20 के बजाय 30 मीटर पर सेकेंड से चलने लग जाए, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ समझिए, जैसे ही आपने फोर्स लगाया ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा बढ़ाया तो क्या बॉडी का चेंज हो गया, स्पीड, मतलब वेलोसिटी। ठीक है ना, फोर्स बढ़ाया, बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो गया, और बॉडी का वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर बॉडी का वेलोसिटी चेंज हुआ तो बॉडी का क्या चेंज हो जाएगा, मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर सकता है। अगर आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। तो ये लास्ट लाइन ये एक्सप्लेन कर रहा है, सिंस द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, जब फोर्स लगेगा तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम, है ना। यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया, अभी एक दो और इसका एग्जांपल लेंगे। आपको जहाँ भी नोट्स की जरूरत हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ ताकि आप क्लियर स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस तरह आपका 9-10 का बहुत सारा वीडियोज हमारे चैनल पे मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी वगैरह का भी लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, आने वाले टाइम में हिस्ट्री वगैरह का भी आएगा। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम, कुछ रियल लाइफ से। आप देखते हो क्रिकेट अगर आप खेलते होंगे तो आप देखते होंगे, जब भी यार देखते भी होंगे मैच में, क्रिकेट मैच, तो वहाँ जब प्लेयर कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे करता है, हाथ को पीछे करता है, पीछे करता है। इसमें इट मीन्स उसने क्या बढ़ा रहा है, वो टाइम को बढ़ा रहा है ना, टाइम को बढ़ा रहा है, जिस वजह से उसको क्या होता है, उसको फोर्स कम लगता है। एकदम से अगर वो हाथों पे लेगा बॉल को तो उसे चोट ज़्यादा लगेगा। ऐसे जब वो पीछे खींचता है तो टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, है ना। ये एक और देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ से 2-3 चीज़ें निकल के आए कि यहाँ देखिए, अब ये जो पर्सन है, सपोज आपका ये गाड़ी, एक कार जो है ये खराब हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, ये जो भी लोग यहाँ पे हैं इस कार को धक्के दे रहे हैं। तो धक्के दे रहे हैं तो आप सोच के देखो, इस कार को अगर आप सिर्फ ऐसे धक्के दे के छोड़ दोगे, कार को सिर्फ पुश करके अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, कार थोड़ी दूर आगे जाएगा फिर रुक जाएगा, कार स्टार्ट नहीं होगा। यानी अगर आपको इस कार को स्टार्ट करना है
तो आपको कंटिन्यू इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। यानी समझिएगा ध्यान से, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ फोर्स लगा के थोड़ी देर के लिए फोर्स लगा के छोड़ दिया तो वेलोसिटी चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। और कंटिन्यू बहुत देर तक अगर आप फोर्स लगाते हो, ठीक है ना, बहुत देर तक कंटिन्यू अगर आप इस पर फोर्स लगाते जाते हो तो आप देखोगे कि ये कार स्टार्ट होता है, अदरवाइज धक्के देके छोड़ दोगे तो होगा। यानी अगर इसका मोमेंटम चेंज करना है आपको, इस कार का ओवरऑल मोमेंटम चेंज करना है, आपको चाहना है कि इस कार को स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको कुछ देर तक फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ टाइम तक फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी सिर्फ फोर्स से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ टाइम तक आप जब फोर्स लगाओगे तब जाके ये कार स्टार्ट होगा, है ना। तो इससे बेस्ट हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ आता है, जहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ देखिए, फोर्स के लिए सिर्फ मोमेंटम चेंज होना फोर्स चेंज होना फोर्स का नहीं है, डिफाइन करेगा। बॉडी का सिर्फ मोमेंटम चेंज होना फोर्स डिफाइन नहीं करता है, टाइम के साथ, ये मोमेंटम के साथ साथ क्या ऐड होना चाहिए, टाइम। यानी देखिए, एक तो प्रॉपर कन्फ्यूजन ये होता है कि कई लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, एफ इक्वल टू एम एज न्यूटन सेकेंड, जो कि गलत है। न्यूटन सेकेंड लॉ के हेल्प से एफ इक्वल टू एम ए आता है, जो मैं अभी ड्राइव भी करूंगा। यहाँ पे आपको समझना ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब रेट, अब किसी भी चीज के साथ रेट वर्ड जुड़ जाए, रेट जुड़ जाए, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यानी रेट जुड़ जाए मोमेंटम के साथ, अगर ये रेट जुड़ जाता है तभी वो फोर्स को डिफाइन करता है ना। तो देखिए, किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब क्या हुआ कि टाइम, रेट का मतलब टाइम। जिस भी क्वांटिटी के साथ रेट जुड़ जाए यानी आपको उसको क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी चेंज इन मोमेंटम मतलब पी बाई टी। ये न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर न्यूटन सेकेंड लॉ की एग्जैक्ट बात किया जाए, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, तो एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। अब हम लोग इसका यूज करके एफ इक्वल टू एम ओ को ड्राइव करेंगे, बट अभी एक बार मैं आपको पूरा इसमें देख लो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, अगले पेज में मैं इसको सॉल्व करके आपको प्रूफ करके दिखाऊं। तो न्यूटन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, है ना। जैसा यहाँ कार वाले एग्जांपल से भी हमने समझा कि सिर्फ मोमेंटम से हमारा नहीं पता चलेगा कितने टाइम तक हमने इसको लगाया है ना। जैसा ये कार को अगर धक्के देके हमने छोड़ा, थोड़ी दूर जाएगा, रुक जाएगा। कंटिन्यू जब धक्के दोगे यानी फोर्स तो आप उतना ही लगा रहे हो, लेकिन टाइम बढ़ा दिए। तो जब आप टाइम बढ़ा दिए, है ना, टाइम बढ़ा दिए तो देखिए कार स्टार्ट हो जाता है ना, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये रहा। तो अब इसमें हम लोग एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ के हेल्प से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले अगर बोलूँ कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी भी चीज़ के साथ रेट जुड़े आप उसको टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। आप कहीं भी पूछा जाए तो डायरेक्ट ये न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं बोलेगा, ये रिजल्ट न्यूटन सेकेंड लॉ के हेल्प से ड्राइव हो। नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए डेल्टा पी, अब ये सॉरी आपको अगर ये हो सकता है डेल्टा पता नहीं हो, इसको पढ़ते हैं चेंज। ये जो ऐसे लगा है ना, इसको पढ़ते हैं चेंज। थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको फिजिक्स वगैरह में दिखे तो ये चेंज होता है। इसका मतलब चेंज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में चेंज का मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए डेल्टा पी, या आप लैंग्वेज में लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम। तो अब देखिए, अगर ये बॉडी को हम मान लें कि एक एम मास का अपने पास ये बॉडी है, जो शुरुआत में यू वेलोसिटी से जा रहा था, कुछ टाइम टी के बाद इस बॉडी का वेलोसिटी v हो जाता है। यानी इनिशियल वेलोसिटी u था, कुछ टाइम के बाद बॉडी का वेलोसिटी v हो जाता है। तो मैं इसके इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, p इनिशियल की बात करूं, इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, तो क्या हो जाएगा m इंटू यू, ठीक है ना। इस बॉडी के फाइनल मोमेंटम की बात करूं, फाइनल मोमेंटम तो क्या बोलोगे, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो m मास का बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू v। तो p इनिशियल v फाइनल। तो यहाँ देखिए f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, p फाइनल, चेंज इन मोमेंटम मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन t। तो अब यहाँ पे फोर्स की जगह आप क्या लिखो, फोर्स की जगह p फाइनल मतलब क्या है, m इंटू v, m इंटू v माइनस p इनिशियल क्या है, m इंटू u, और t का मतलब t रहा, है ना। तो f इज इक्वल टू m यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ का क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ देखिए फोर्स इज इक्वल टू m,
अब v माइनस यू, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एक चीज आपको पता होगा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो आप इस v माइनस यू बाई टी की जगह क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन। तो जरा देखो f इज इक्वल टू ए में आ गया क्या। अब यहाँ एक चीज़ मैं और बताऊँ, थोड़ा सा हमने इक्वल करा है यहाँ पे, बट यहाँ देखिए मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लॉजिकली यहाँ पे सिंबल ऐसा होना चाहिए ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे हम लोग सिंबल को ऐसा लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट के मानते हैं, तो यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे के को साथ कांस्टेंट माने, के को साथ लेके चले, और लास्ट में लोग मान लेंगे इफ के इज इक्वल टू 1। अगर के की वैल्यू 1 है तो आप के को इग्नोर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से हमारा एफ इक्वल टू ए में आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। देखिए अब ये लाइन ही अपने आप में डिफाइन करा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसके हेल्प से हमने ये करा। तो आपको कहीं भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल पूछिए, मैं पूरा आपका कोशिश करूँगा आप डाउट्स का आंसर दूँ, है ना। और यहाँ पे आपको बाकी वीडियोज भी देखना हो तो प्लेलिस्ट यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पे आप पूरा भी देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने अभी तक क्या सीखा, हमने ये देखा कि यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझा, मोमेंटम समझा, और यहाँ पे शुरुआत में देखिए यहाँ पे हमने कुछ इनर्शिया के एग्जाम्पल समझा, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। तो शुरुआत न्यूटन्स लॉ का होता है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से न्यूटन्स के लॉ जाते हैं, जहाँ पे इनर्शिया वगैरह हमने देखा, मोमेंटम देखा। तो मोमेंटम से रिलेटेड ये सारी लाइन्स आप ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट्स को। मूव करते हैं चैप्टर के एंड में, आपको जहाँ भी नीड लगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे नोट्स के लिए। अब देखिए ये रहा हमारे पास, अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल है। तो देखिए सॉल्व एग्जाम्पल तो जनरली सॉल्व होता है, बट स्टिल ये बहुत अच्छे होते हैं और इसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करा करिए, है ना। ऐसा नहीं कि बुक ने बनाया तो आप नहीं बनाओ, है ना, ऐसा मत करना। देखिए 9.2, व्हिच इज रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 kg मास। तो देखिए यहाँ पे दो बॉडी है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो एक है एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड, यानी फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। तो पहले केस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फोर्स निकाले तो पहले केस में बॉडी का मास क्या है 2, एक्सेलरेशन क्या है 5, यानी 10 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। यहाँ पे देखिए हमने बताया, ये ध्यान रखिएगा, हालांकि कल के वीडियो में हमने चर्चा करा था, आखिरी वीडियो जो हमारा था इसका पार्ट 1, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, एम इज मास, ए इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ एफ इक्वल टू 10 न्यूटन आएगा। अब सेकेंड केस में क्या करा, बॉडी का मास 4 kg है और एक्सेलरेशन 2 है, तो 4 kg बॉडी का मास, एफ इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन, है ना। तो बेसिकली यहाँ से हमको एक चीज़ सीखने को मिलती है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पूछ रहा है व्हिच इज रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, तो ग्रेटर फोर्स 2 kg वाले को चाहिए। अब एक बॉडी 4 kg से है, 4 kg का है, 2 kg का, लेकिन ज़्यादा फोर्स किस में लग रहा है, 10 न्यूटन, यानी फोर्स मास पे नहीं एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है। इसलिए कई बार देखते हो कि आपको एक छोटा सा स्टोन, छोटा सा पत्थर भी बहुत तेज़ी से अगर आपको लगता है, बहुत तेज़ी स्पीड से आके, तो काफ़ी तेज चोट देता है। कई बार बहुत भारी सामान हमारे हाथों पे गिर जाता है तो कम चोट लगता है कंपैरेटिवली, है ना। लेकिन नज़दीक से धीरे से अगर इसको गिराया जाए हाथों पे, कोई भारी सामान को, ईंट को ले लेते हैं, एक ब्रिक, उस ब्रिक को हाथ पे ऐसे रखो, चोट नहीं लगेगा। लेकिन उसी ब्रिक को अगर चला कोई, आपको कहीं से बाई मिस्टेक, है ना, बाई मिस्टेक कहीं से अगर आपको आके अगर हिट करता है या किसी बॉडी पे हिट होता है तो वो ज़्यादा, तो आपका ब्रिक जो है, ये ईंट तो वही है ना, बट इसने हिट या किया तेज। जब धीरे से ये किसी पे गिरता है तो उतना चोट नहीं लगता है, लेकिन तेजी से अगर किसी को लग जाए तो बहुत तेज चोट लगता है, अच्छा खासा इंजरी होता है ना। एंड डोंट डू इट, ट्राई इट इन प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल इसका बिल्कुल ही मत करना, ये बस सुनना है ना, पता लगा किसी प्रैक्टिकल करने लग जाए, है ना। तो अगर तेज़ी से हिट करता है तो बहुत तेज इंजरी देता है ना, डैमेज बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। तो ऐसा क्यों, ईंट तो वही है, मास वही है। जब ये स्लो गिरा यानी एक्सेलरेशन कम था, जब बहुत तेज़ी से आपको हिट करा, किसी को हिट करा, तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा था, इस वजह से वो ज़्यादा फोर्स लगा, है ना। तो यहाँ देखिए जो लाइटर ऑब्जेक्ट है 2 kg वाला ज़्यादा फोर्स ले रहा है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है हमने, है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी बॉडी पे जब तक बैलेंस फोर्स, पहले वाले क्लास में भी हमने डिस्कस, बैलेंस फोर्स लग रहा है तब तक बॉडी के मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अनबैलेंस्ड फोर्स ही बॉडी के मोशन को चेंज करता है और फिर मोमेंटम चेंज करता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम्पल 9.2 हो गया। एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड
है ना, इसने 4 सेकेंड लगाया टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक। तो सारे डाटा को लिख लेते हैं। मूविंग यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है 108 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। 108 इंटू 5/18, तो ये देखिए 6 टाइम कट जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो टाइम कितना लगता है 4 सेकेंड, और स्टॉप हो रहा है, स्टॉप हो रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान रखिएगा जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अप्लाइड, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 100 kg। तो जो भी मोटर कार है उसका पैसेंजर के साथ मास कितना दे रखा है आपके पास 1000 kg, सॉरी 1000 kg। तो अपने आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन ने पूछा है कि फोर्स जरा कैलकुलेट करके बताओ। एफ कैलकुलेट करना, तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब जरा देखो, आपको मास तो पता है 1000 kg, एक्सेलरेशन निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है पिछले चैप्टर में हम पढ़ा है v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ v की वैल्यू कितना है आपके पास 0 है ना, 0 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 0 माइनस यू की वैल्यू कितना है 30 और टाइम कितना है 4 है ना, तो -30/4। तो बस यहाँ पे F इज इक्वल टू मास के जगह आप क्या लगाओगे, मास के जगह आप, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन तो पता चल गया, तो F इक्वल टू एम एम, मास कितना है 1000, एक्सेलरेशन के जगह -30/4 कर लोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास ये आंसर जो दे रखा है यहाँ पे -7500 न्यूटन। ये जस्ट कैलकुलेट आप कर लेना, -7500 न्यूटन आपके पास। देखिए मिलते, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे बॉडी, देखिए बॉडी जो है चलना कहाँ से स्टार्ट किया है, इस ग्राफ से हमको आंसर करना है। 20 ग्राम का बॉडी है, तो मास कितना हो जाएगा, मास तो हो जाएगा 20 ग्राम है, 20 ग्राम को आप केजी में चेंज कर लो, 20/1000 कर लो, 20/1000 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/100 यानी 1/50। तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए बोर्ड ग्राफ को रीड करके आंसर देते हैं। ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, यानी टाइम जब 0 था तो इसकी वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट करते हैं, तो यू तो हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ एक चीज़ और नोटिस करिएगा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। फाइनली 10 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाता है 0, ये वेलोसिटी वाला कर्व है, तो v हो गया 0। तो आप एक्सेलरेशन, चूंकि फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो मास तो है ही, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। v क्या है 0, u क्या है -20 बाई टाइम कितना है 10 सेकेंड। देखिए 10 सेकेंड तक में इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रहा है ना, तो ये 10 कर लो। अब 10 कर लोगे तो ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको SI यूनिट में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको 100 से आप डिवाइड कर दो तो -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि SI यूनिट में हम लोग काम करते हैं। तो अब आपको एक्सेलरेशन पता है, फोर्स निकालना है, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे रख लो आप, यहाँ पे सॉरी ये हमारा बाय मिस्टेक है ऐसे, चलिए यहाँ पे हम लोग सही कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो फोर्स निकालना है, मास कितना हो जाएगा 2/100, एक्सेलरेशन कितना आ गया -0.02। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। जस्ट कैलकुलेट आप कर लेना, यहाँ पे न्यूटन SI यूनिट लगा देना। अब यहाँ पे आप चाहो तो माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि फोर्स जो होता है वो माइनस में नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे इससे आगे का टॉपिक न्यूटन थर्ड लॉ, फिर हम लोग गन प्रॉब्लम वगैरह देखेंगे और पूरा NCERT का मैं सोल्यूशन दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक बार मैं नोट्स पूरा रिपीट कर देता हूँ चैप्टर का, आपको जहाँ भी जरूरत लगे आप एक बार चेक कर लो। एंड अगेन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, है ना। जस्ट आई एम रिपीटिंग द नोट्स आप और आपके स्क्रीनशॉट के लिए। यहाँ पे भी मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर मिले। आप NCERT टेक्स्ट बुक जरूर रीड करिए, हम लोग फुल्ली NCERT कवर कर रहे हैं और NCERT इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है ना। तो NCERT तो कंपलसरी है और CBSE भी NCERT ही रिकमेंड करता है। तो अगर आप NCERT को अच्छे से पढ़ते हैं देन आपको इनफ है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग अलग बुक्स फॉलो कर सकते हैं। एंड फिजिक्स में आप हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। चलिए आप, ये तो आपके समझने के लिए है ना। इस फोटोग्राफ से आप मोमेंटम के बारे में समझोगे। ओके, अब यहाँ पे चाहो तो आप ये लाइन जरूर लिखना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ तो सॉरी 11th में dp/dt हम लोग कराते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है ना।
एंड दिस इज द प्रूफ एंड ये रहा सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से आप बनाइएगा और कोई डाउट हो आप बिल्कुल पूछोगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।